नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने जो परिसीमन वाला खेल परिसीमन आयोग के जरिए करने की मोदी और शाह की कोशिश है, उस पे पूरी फिल्म बना दी है। ये धुरंधर देखने वालों, ये कश्मीर फाइल और केरल फाइल देखने वालों, ये 6 सेकंड की फिल्म देख लो, देश बच जाएगा। ये प्रोपोगेंडा फिल्में धुरंधर छोड़ दो। इस जो 3 दिन का सत्र है, ये 3 दिन का सत्र इस देश के भविष्य का फैसला करने वाला है। इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला करने वाला है। हम भाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको राहुल गांधी के ट्वीट्स, मतलब राहुल गांधी इस पर इतना सक्रिय हो गए हैं। देखिए, ऐसे ही सक्रियता इस समय हर नेता चाहिए, जितने भी पार्टी के लीडर हैं, और हर कीमत पर रोकना होगा नरेंद्र मोदी को, मोदी की सरकार को इस दिशा में बढ़ने से जो लोकतंत्र को परमानेंट खत्म कर दे, तीसरी कर दे। लाइए, सबसे पहले, मैं कोई भूमिका नहीं इसमें, सबसे पहले जरा राहुल गांधी का ट्वीट ले आइए। लाइए, बड़ा ट्वीट पूरा है, अंग्रेजी में उन्होंने बहुत डिटेल में इस बारे में चर्चा की है, बताया है। और डिटेल में बताया क्या है, डिटेल में समझाया है। ये पूरा ट्वीट जो है, मैं इसको हिंदी में ही, अंग्रेजी पढ़ूं फिर हिंदी में वो करूं तो सब मेरे लिए भी मुसीबत है। मैं हिंदी में इसका पूरा अनुवाद जो है वही बता दे रहा हूं। राहुल ने लिखा, भाजपा की खतरनाक योजनाओं में से एक है, ये जो योजना है 2029 के चुनाव के लिए सभी लोकसभा सीटों का अपने फायदे के लिए हेरफेर करने का ये प्लान है। प्रस्तावित विधेयक परिसीमन पर सभी संवैधानिक सुरक्षा उपायों को हटा देते हैं, जिससे परिसीमन आयोग को पूर्ण शक्ति मिल जाती है, जिसकी नियुक्ति और संचालन सरकार स्वयं करेगी। यानी ये जो परिसीमन आयोग बनेगा, जितने पहले संवैधानिक सुरक्षा उपाय थे, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे पूर्वजों ने बनाया, बाबा साहेब से लेकर के, और इतने बुद्धिजीवी बैठे संविधान सभा में, तो एक एक जगह पर उनको यह आभास था कि भविष्य में बहुत खतरनाक लोग भी राज पाट करने बैठ सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि हमारा देश व्यक्ति पूजक है। तो बाबा साहब ने बोला था कि हमारा देश व्यक्ति पूजक है, तो व्यक्ति पूजक समाज में ऐसे लोग भी इस देश में सत्ता में आ सकते हैं जो इस संविधान की ताकत को ही निचोड़ दें। तो वही काम है। ये उन लोगों ने बहुत कायदे से चेक एंड बैलेंस रखते हुए किया था कि कहीं पर भी कोई भी बिल्कुल स्वच्छंद न बन पाए, तानाशाह न बन पाए। अब जो ये विधेयक है, इसमें वो संवैधानिक जो सुरक्षा के उपाय थे, चेक एंड बैलेंस, उसको पूरा हटा करके इतना अधिकार मिल जाएगा इसको कि ये कुछ भी करे, और इसकी नियुक्ति और संचालन ये दोनों मोदी और शाह करेंगे। अब आप समझ लो, फिर ये सरकार का नहीं, ये मोदी और शाह का अपना निजी प्रॉपर्टी हो गई, निजी जेब में उसके उसके 4 कारिंदे बैठेंगे और जो मन करेगा देश में करेंगे। हमने देखा है कि भाजपा यह काम कैसे करती है। उसने असम और जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर कब्जा कर लिया, जहां उसने चुनावी लाभ के लिए भाजपा विरोधी क्षेत्रों और समुदायों को विभाजित कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ सीटों पर 25 लाख मतदाता हैं, जबकि कुछ पर केवल 8 लाख। सोचिए, कुछ पर 25 लाख मतदाता, कुछ पर 8 लाख। ऐसा ऐसा जबरदस्त किया परिसीमन। कुछ सीटों पर 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक लोकसभा में 12 विधानसभा, जबकि कुछ पर केवल 6। यह है ना अद्भुत। कुछ सीटें बिना किसी जुड़ाव के टुकड़ों में बटी हुई हैं, कभी कभी नदियों या पहाड़ों द्वारा विभाजित। मतलब ऐसी सीटें हैं जिसका अभी बार बार 2 दिन से चर्चा भाव ने किया है, अभी आगे हो सकता है फिर चर्चा में लाएं। आरडी उनका गांव चंद्रपुर लोकसभा में डाल दिया, जिसकी सीमा ही नहीं जुड़ती है, 2 जिला क्रॉस करके 200 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ सीटें बिना किसी जुड़ाव के टुकड़ों में बटी हुई है, कोई उनमें कनेक्शन नहीं है। पता चला सीट एक ही है, लेकिन एक हिस्सा नदी के इस पार है, एक उस पार, एक पहाड़ के इस पार, एक पहाड़ के उस पार। चुनाव आयोग पर कब्जा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास है कि वह परिसीमन आयोग पर भी कब्जा कर सकते हैं। कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। परिसीमन एक पारदर्शी नीतिगत ढांचे पर आधारित होनी चाहिए, जिसे व्यापक विचार विमर्श और सर्वसम्मति के बाद विकसित किया गया हो।
सभी समुदायों और राज्यों के भारतीयों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा और उनकी आवाज सुनी जाएगी। ये पूरे देश को यकीन होना चाहिए कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनका नेतृत्व किया जाएगा। अब पूरे देश में जब विश्वास है तो यही है मोदी की असली मंशा। अब जरा लाइए अगला ट्वीट लाइए, मतलब इस पर लगातार नॉन स्टॉप राहुल एक्टिव हैं, चल रहे हैं। अगला जरा ट्वीट लाइए, ये हाँ, ये देखिए, ये राहुल गांधी ने मैप भी उसके साथ-साथ डाला, ट्वीट करने के साथ-साथ। ये मैप जैसे एग्जांपल के लिए, ये देखिए, मैप शोइंग 10 काजीरंगा एचपीसी बाउंड्री अलोंग विद इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। ये देखिए कैसे बांटा है काजीरंगा को, जो है किस तरह से बांटा है, जरा आप ये सामने देख लीजिए। इसमें ये जो है फॉरेस्ट एरिया, जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये फॉरेस्ट एरिया है और बाकी ये विधानसभाएं हैं। ये असेंबली एलएसी जो लिखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। 105, 4, 6। अब देखिए कहां से कैसे जुड़ रहे हैं ये देखिएगा जरा। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है काजीरंगा। काजीरंगा मतलब आप अगर मैप में जाएंगे तो एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम वेस्ट, वो पूरा का पूरा, ये देखिए आप पूरा का पूरा उल्टा यू है, उल्टा है, पूरा यू टर्न जैसे मारते हैं, यू टर्न, और बीच का पूरा एरिया खाली है। सोचिए इसकी अगर दूरी आप लंबाई में चलते जाएं एकदम इस छोर से दूसरे छोर तक, तो इसकी दूरी कितने 100 किलोमीटर होगी और बीच का एरिया सब गायब है कि यहाँ और यहाँ लेने का क्या मतलब था, क्या तुक था। ये एग्जाम्पल में डाला है। अगला दिखाइए जरा, अगला अगला लाइए मैप। ये देखिए अगला, ये मंगलडोई है और ऊपर आप देखिए उसी का एरिया है, इसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का एरिया है। ऊपर जो छोटा सा आपको दिख रहा है जहां पर रेड एरो लगा हुआ है, छोटा, ये मैप पे देखिए वो पूरा का पूरा अनकनेक्टेड एरिया है, उसका संपर्क ही नहीं है इस एरिया का, लेकिन वो इसके साथ अटैच है, कोई संपर्क नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल राहुल गांधी ने दिखाए। इसके बाद अगला ट्वीट लाइए राहुल गांधी का, अगला वाला ट्वीट लाइए। देखिए कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करती है। संसद में 2023 में सर्वसम्मति से बिल पारित किया गया था जो अब हमारे संविधान का हिस्सा है। सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है उसका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, वाकई कोई संबंध नहीं है। महिला आरक्षण को कवर फायरिंग के लिए लाया गया है, डिलिमिटेशन जैसे कहते हैं ना, कवर फायर करके निकाल दो जिसको। कवर फायरिंग करने वाले लगता है कि युद्ध लड़ रहे हैं, वो वही फायरिंग कर रहे हैं, वो युद्ध में नहीं होते, वो कवर फायरिंग दे रहे होते हैं, उसके बीच से किसी को निकाल दिया जाता है। तो महिला आरक्षण बिल कवर फायरिंग के लिए है, इसके बीच से डिलिमिटेशन बिल को निकाल देना है। और डिलिमिटेशन बिल जैसे ही निकला, इस देश पर परमानेंट कब्जा भाजपा हो गया, ये मान लीजिए। वो सिर्फ डिलिमिटेशन और जो मैंने चर्चा अब आगे अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, जेरीमेंडरिंग के जरिए सत्ता हथियाने का प्रयास है। ये डिलिमिटेशन और जेरीमेंडरिंग जो है, ये जेरीमेंडरिंग का मतलब आगे डिटेल में बताऊंगा। इस ये राजनीति में अपने अपने हितों को साधने के लिए अब क्षेत्रों को, निर्वाचन क्षेत्रों को मनमाफिक उसको शेप में ढाल दिया जाए, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जेरिमेंडरिंग के जरिए सत्ता हथियाने का प्रयास है। जाति जनगणना के आंकड़ों को दरकिनार कर ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों से किसी हालत में हिस्सा चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे। अब इसको हटा दीजिए, मैं भाऊ के पास चलूं उससे पहले जरा हटा दीजिए इसको। राहुल गांधी ने वीडियो, जो मैंने कहा ना कि फिल्म रिलीज की है, फिल्म जरूर देख लीजिए। इस देश को बचाना हो, जो कहते हैं ना वास्तव में अगर देशभक्ति, तो देखिए समझिए। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी का वीडियो है, हमारा वीडियो है, हम भी बता रहे हैं, वो भी देखिए। लेकिन इसमें राहुल ने कम से कम इतना समझ के
और समझाने को, देश को समझाने की कोशिश की है। इसलिए कह रहा हूँ इसको देखिएगा, चला दीजिए जरा वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद तत्काल भाव के पास हम फिर चलेंगे। नमस्कार। आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ये हर देशवासी के लिए ज़रूरी है, मगर पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है। ये आपके भागीदारी के बारे में है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे। अंत में 2023 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। 2018 में मैंने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी। इसमें साफ लिखा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। यहां मैंने कहा है कि 2019 में महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद 2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, अनेक भाषण दिए, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास कर रहे? हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। और हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है? नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घबरा गए हैं क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना शुरू हो गया है और उनको मालूम पड़ रहा है कि पिछड़ों की देश में सचमुच कितनी आबादी है। वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी के बेसिस पर भागीदारी मिले। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी की जा रही है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग 50% है, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए और प्रधानमंत्री आपकी भागीदारी आपसे छीन रहे हैं और आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो प्रपोजल है इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो रही है। The government has unveiled a sweeping delimitation bill 2026 proposing a massive expansion of India's parliamentary representation. The strength of the Lok Sabha is set to jump from 545 to a staggering 850 seats. सच्चाई ये है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में वुमेन्स बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास वुमेन्स बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मगर पिछड़े वर्ग, सदर्न स्टेट्स,
छोटे स्टेट्स के खिलाफ हम आपको काम नहीं करने देंगे। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो विमेन हो। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए हो। 35 लाख फाइलें यूएस में बंद पड़ी हैं, चाबी ट्रंप जी के हाथ में है और आप उससे डरे हो। मगर यह तरीका नहीं। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने दें। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक दो। भाऊ, एक शब्द इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी इस पर बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव। सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो राहुल गांधी है। लगातार पोस्ट और वीडियो, लगातार पोस्ट और वीडियो। 5 मिनट 42 सेकंड का वीडियो हम अभी आगे दिखाएंगे भी। एक उन्होंने टर्म यूज किया है जेरी मेंडरिंग। ये जेरी मेंडरिंग कर रही है। ये जेरी मेंडरिंग वर्ड जो है इसका मतलब होता है अनुचित लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। और ये शब्द जो है इसके पीछे जाएंगे तो 1812 में अमेरिका में मैसाचुसेट्स का गवर्नर था एल्ब्रिज गेरी। वो अपनी पार्टी के लाभ के लिए जिलों को अजीब अजीब आकार में बना दिया। मतलब वही जैसे आप बता रहे हैं ना आर्नी चंद्रपुर, वही उस टाइप का आकार में बना दिया कि जिले का पता चला एक छोर कहीं है, दूसरा छोर कहीं है। ये जेरी मेंडरिंग जो है, ये जेरी मेंडरिंग रुकेगा। और दूसरी बात ये, क्या ये देश की महिलाओं को समझना चाहिए कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन बिल का कवर फायर, बस और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। और उसके बाद भी महिला आरक्षण कैसा होगा इसके बारे में इस बिल में कोई क्लैरिटी नहीं है। वो कवर एससी एसटी का क्या होगा, कैसा होगा, वो कैसा रोटेशन में जाएगा, 50 तरीके की बातें हो रही है। क्योंकि महिला आरक्षण है ही नहीं। उसने राजपूत ने सही कहा, इनकी नीयत होती महिला को आरक्षण देने की तो अब तक लागू कर देते, विधानसभा में ही लागू कर देते, अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में लागू कर देते। 15% महिला नहीं है इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव में, 90 में से। ये चले महिलाओं की ये करने, महिलाओं के आड़ में ये नामर्द की निशानी है आशीष। महिलाओं के पल्लू में छुप के ये अपना चाइनीज मॉडल का एजेंडा थोपना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी भी मेरी, मतदाता भी मेरा, उम्मीदवार भी मैं और जीत भी मेरी। यहां चुनाव आयोग भी मेरा, लिमिट सुप्रीम कोर्ट भी मेरा और कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन भी मेरा। तुम क्या कर लोगे? तो जब मतदान होगा, महिला आरक्षण बिल के पक्ष में विपक्ष मतदान कर देगा और परिसीमन के खिलाफ कर देगा, नो कर देगा। वहां पे यस, यहां नो। मोदी जी हो जाएंगे फुस। अब क्या है कि डिफेम, जो असली मकसद मोदी का है, ये तीनों बिल को ज्वाइंट किया जाएगा तो आप अलग अलग यस नो नहीं होगा, एक साथ तीनों का यस और नो। आप परिसीमन के खिलाफ हो तो आप महिला आरक्षण बिल के खिलाफ भी नो होगे, नो में आ गया। ये खेल है कि देश को फिर ये बताएंगे घूम घूम के, पूरा देश इनके पास मीडिया है, विपक्ष के पास क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग जैसे 2-4 लोग हैं जो बताते हैं असली बातें। ये घूम घूम चिल्लाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे कि देखो महिलाओं विरोधी है कांग्रेस, समाजवादी, सब महिला विरोधी हैं, हम शुभचिंतक हैं। वो सिर्फ नो पे, महिला आरक्षण पे नो वाले हिस्से पे दबाने के लिए ये रूल 66 है भाऊ। अब आपके पास चल रहे हैं फुर्सत से, पूरा फुर्सत से। अब जरा देखिए आशीष, मुझे लगता है विपक्ष ने 66 को इन्वॉक करने के बाद भी इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण के प्रति विपक्ष कितना समर्पित है ये 2023 के बिल में लगा दिया। मैंने एक चीज खरीद लिया आपके यहां से, मैंने आपके यहां से फ्रिज खरीद लिया, लेकिन जब डिलीवरी की बात आ गई तो आपने 4 चीजें मेरे को बोला ये भी खरीदना पड़ेगा। एक इंडक्शन भी खरीदना पड़ेगा, एक कूलर भी खरीदना पड़ेगा। मैंने बोला भैया इंडक्शन और कूलर तो मैं खरीदा नहीं, मैंने तो फ्रिज खरीदा, पैसे भी दे दिए। बोले देखो
ये इंडक्शन और कूलर नहीं लोगे तो ये फ्रिज का भी सौदा कैंसिल माना जाएगा। तो आदमी फ्रिज के पैसे दे चुका है, फ्रिज का सौदा कैसा कैंसिल हो जाए? फ्रिज जरूरी है, तो फ्रिज के चक्कर में ये दो चीजें जबरन अपने सर पे बिठा लेगा। सीधी बात है। आपने फ्रिज खरीदना चाहा, आप गए, पैसा दिया, बोला फ्रिज आपके घर आ जाएगा अगले महीने। जब फ्रिज आया तो उसके साथ 2 डब्बे और आए, बोले ये क्या है, और इसका पेमेंट करो। बोले एक में कूलर है और एक में इंडक्शन है। बोले हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। नहीं, ये फ्रिज के साथ लेना पड़ेगा सर, हमको नहीं चाहिए ये। तो बोला फ्रिज वापस ले जाता हूं। फिर ये बात इस आरक्षण बिल में इन्होंने की, लेकिन विपक्ष ने डट के, अब बदनामी का ये नहीं होना चाहिए, विपक्ष ने डट जोरों जोरों से अपोज करके ये बिल गिरा देना चाहिए, भले ही महिला आरक्षण बिल भी गिर जाए। क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ उसमें भी बहुत सारी जगह पे क्लियरिटी नहीं है, ग्रे एरिया छोड़ दिया इन्होंने। क्या महिला आरक्षण बिल में वर्तमान में, देखिए मैं मोटे मोटे तौर पे बताता हूं, वर्तमान में लोकसभा में 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें हैं। क्या उसमें भी 33% रिजर्वेशन दे रही है सरकार, कि टोटलिटी में दे रही है? इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका कोई महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसमें कोई इसका प्रावधान नहीं है। नहीं तो 84 का 28 होता है और इधर 47 का 16 होता है, 33%। या ओवरऑल जो 33% दे रहा है उसमें ओबीसी, बीसी, एसटी होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं है। वो अपने आप में एक सपना बेचा था उन्होंने चुनाव के 2024 के पहले, लेकिन इस देश के महिलाओं ने वो सपना नहीं खरीदा, तभी ये 240 पे बैसाखियों पे आ गए। नहीं तो विशेष सत्र लाकर ऐसा तो नहीं था कि 2024 में ही महिला आरक्षण बिल लागू होना था। जब वो लागू कब होगा ये भी नहीं बता पा रहे थे, 29 आज कह रहे, तब तो 29 भी नहीं कह रहे थे, लेकिन वो सपना बेचा था, भविष्य बेचा था। फॉरवर्ड ट्रेडिंग के माहिर है ये सब, दोनों गुजराती। फॉरवर्ड ट्रेडिंग, जो अभी फसल उगी नहीं वो बेच देते हैं। अब ये परिसीमन करवाना चाहते हैं और ये 2029 में 800 सीटें लाकर नॉर्थ साउथ डिवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम मोटे मोटे तौर पे 2011 के आंकड़ों के हिसाब से चले तो दक्षिण में 129 सीटें हैं, वो 168 हो जाएगी, सिर्फ 39 सीटों का बढ़ोतरी होगी बस। जबकि उत्तर में 195 सीटें हैं, वो 328 होगी, वहां 133 सीटों का बढ़ोतरी होगी। वो दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो ये जो गड़बड़ है, इस गड़बड़ को स्टैलिन भी नहीं जानता है। और आने वाले समय में दक्षिण भारत के पास, आप इमेजिन करिए, टोटल 800 सीटों में से दक्षिण में 168 सीटें हैं, उसके बाद कौन दक्षिण को पूछ रहा है? क्या तवज्जो रहेगी उनकी? गवर्नेंस में क्या अधिकार रहेगा उनका? कुछ नहीं। तो आप रास्ते पे हो। तो क्या आप साउथ और भारत, नॉर्थ का भारत अलग करोगे? क्या भारत तोड़ने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो मूर्ति सबसे बड़ी बना दी आपने, वो लोगों को भ्रमित करने के लिए था। वल्लभ भाई पटेल ने तो पूरा देश जोड़ा है उन्होंने, और तुम तोड़ने के लिए आमादा हो। 2011 का ही क्यों, जब 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो गई, 2029 तक जनगणना के आंकड़े भी आएंगे, कॉम्प्लीट भी होगा, क्योंकि डिजिटल जनगणना होने वाली है। तो आप तब परिसीमन करिए। आज ये कानून लाने की क्या जरूरत है स्पेशल सेशन में? लागू तो 2029 में ही होगा, अभी तो नहीं लागू होगा ना, तो क्या जरूरत? ये कुल मिलाकर मैंने आपको कहा कि ये जो कमीशन है आशीष, ये कमीशन तुगलकी फरमान काम करेगा। गाजियाबाद के 4 मुसलमानों के मोहल्ले, एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो मुस्लिम बहुल है, मेरठ की विधानसभा मुस्लिम बहुल, कानपुर की मुस्लिम बहुल, ये सब मिलके फरीदाबाद में जोड़ देंगे, कोई रोक नहीं है। और बोलेंगे वो फरीदाबाद जाए मुसलमानों को, बाकी तो हम उनको निकाल दिया वहां से। तुम हो फरीदाबाद जिले में, लेकिन तुम्हारा जो सांसद है
वो तुमसे 200 किलोमीटर दूर वाले जिले से होगा। मेरे यहां हो रहा है ना, जहां मैंने पढ़ा है वो आरणी चंद्रपुर में जुड़ी हुई है, जिसको 2 जिले क्रॉस करके आना पड़ता है यवतमाळ में, नागपुर और वर्धा, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जोड़ दिया उधर चंद्रपुर में, कैसा किसी को पता नहीं। वो चंद्रपुर का सांसद सर पे हाथ रखता है, चंद्रपुर के भी कलेक्टर से बात करो, यवतमाळ के भी कलेक्टर से मीटिंग में जाओ, क्योंकि मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहां फंसी हुई है। ये टेक्निकली करेंगे ऐसे, ये नहीं, पूरी टेक्निकली पूरा ये धर्म के नाम पे पूरे देश को बांटेंगे, ये जाति पाति पे बांटेंगे। जहां यादव बहुल है वो यादवों को इकट्ठा करके 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में निपटा देंगे, चलो 2 ही सांसद लेके आओ, बाकी तो हम ले लेंगे। ये हर जगह। और अच्छा, एक बोलने वाले और भी ज्ञानेश कुमार और वर्तमान के सीजेआई यदि बैठे हम्म, तो आपसे लगता है इनसे कुछ कोई सवाल इनसे पूछ सकता है? गेट आउट कह देंगे। चुनाव आयोग में तो भी अधिकार है पूछने का, वहां तो अधिकार भी नहीं पूछने का, परिसीमन में जा भी नहीं सकते आप। वो जो बोलेंगे वो फाइनल। ये परिसीमन बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये महिला जो रूल 66 के झांसे में नहीं आए विपक्ष, बिल्कुल झांसे में नहीं आए। आप कल्पना कीजिए कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट सुने न सुने बात अलग है, चुनाव आयोग के फैसले, चुनाव आयोग के क्रियाकलाप को आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको तो आप कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते परिसीमन अरे आयोग, इसीलिए आप बात बना रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी आप रिवीजन में डाल सकते हो, रिवीजन, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसके उसको साथ एक तो और खेल है, अच्छी चीज, उसको चैलेंज करने की बात छोड़ो, उसको आप पूछ भी नहीं सकते हो कि ऐसा क्यों। अभी फिलहाल जो है इजाजत दीजिए, भाऊ भी व्यस्तता की वजह से अभी निकल गए हैं, फिर हम आते हैं अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।